नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जो सवाल अब सबसे ज्यादा सशक्त रूप से सामने है देश के, वो ये कि यूपीए 2 आखिर चला कौन रहा था? क्या राहुल गांधी के हाथ में मंत्रियों का रिमोट था? ये वो सवाल है जो खड़ा हुआ है जयंती नटराजन की चिट्ठी से। जी हां, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जयंती नटराजन ने। कहा है कि औद्योगिक प्रोजेक्ट्स की मंजूरी को लेकर अक्सर उनके दफ्तर से निर्देश मिलते थे। सुनिए। In this suffocating atmosphere where by lies and falsehood and innuendo and other people my reputation is vilified and ruined, I cannot function in this atmosphere anymore. Therefore, today I announce my resignation as a primary member of the Congress from the Tamil Nadu Congress Committee trustee, which is not morally correct for me to hold once I'm no longer a primary member of the Congress. So I resigned from my position as a trustee. If he had a problem, he could have told me to do the clearances faster. But he himself was asking me to go the day before he addresses FICCI. And the next day he's telling FICCI that environment clearances will now become much more easy. Whereas there was really no bottleneck, there was really no problem. Two important issues: Kasturi Rangan report, which I notified the day before I was sent home, and one particular file of Adani Group which was missing and found in a bathroom. The next day I was asked to resign. बहुत संगीन इल्जाम लग रहे हैं यहां पर। इधर जयंती नटराजन के आरोपों को कांग्रेस ने खारिज किया है। पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी कभी सरकार के कामकाज में दखल नहीं दिया करते थे। ना राहुल गांधी ना श्रीमती सोनिया गांधी ने कभी किसी प्रकार के सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप किया। अगर हस्तक्षेप करना ही चाहते तो वे प्रधानमंत्री खुद बन सकते थे, मंत्री खुद बन सकते थे। इसलिए ये सब बातें निरर्थक हैं। सर आप पॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। क्या वन बाय वन क्या कारण हो सकता है सर? क्यों ऐसा कर रही हैं वो, ये बताइए। अगर ऐसा कर रही है तो उनसे पूछिए। आप बेहतर जानते हैं सर। आपने बताया कि कांग्रेस में लोकतंत्र खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि किसने? लोकतांत्रिक व्यवस्था नॉट द सेम पार्टी। ये उनको इतनी दिनों बाद ख्याल आया। तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इतने दिनों बाद क्यों, टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन जो मूलभूत सवाल जयंती नटराजन पूछ रही हैं उस पर कोई जवाब नहीं। इधर अरुण जेटली का कहना है कि नकारात्मक अर्थव्यवस्था आगे ले जा रही थी ये सरकार। सुनिए। जिन विषयों को आज तक अफवाह माना जाता था वो अब सत्य साबित हुए हैं। यूपीए सरकार इस देश का संचालन किस प्रकार से 10 वर्ष करती रही है, ये इसकी सच्चाई इस पत्र से प्रकट हुई है। किसी भी सरकार के संचालन में अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाती है, देश का विकास किस प्रकार से होता है, ये सबसे प्रमुख रहता है। पर्यावरण संबंधित अनुमतियां मिलना, उसमें वर्षों वर्ष लग जाएं, मनमानी के साथ किसको देनी है किसको नहीं देनी, पर्यावरण की परमिशन, इसके संबंध में अफवाहें थी वो अब सच साबित हुई है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त शोभा ओझा जुड़ गई हैं जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। संबित पात्रा जी कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले शोभा जी आपके पास आते हुए, स्नूप गेट अगर मुझे सही याद है तो आप ही जयंती नटराजन के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी जिसमें आपने संगीन इल्जाम नरेंद्र मोदी पर लगाए थे। उस पर भी चर्चा करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि जयंती नटराजन ने आज उसका भी जिक्र किया है। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे यही, क्या यूपीए 2 में रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी के हाथ में था? क्योंकि यही इल्जाम लगा रही हैं जयंती नटराजन। जयंती नटराजन जी ने जो इल्जाम लगाए हैं, जो चिट्ठी लिखी है, उसको आप अगर गौर से पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि वहां वो क्या कह रही हैं। वहां वो ये कह रही हैं कि वेदांता जो कि प्रोजेक्ट था जिसमें ट्राइबल्स का अधिकार मार के उनकी जमीन जबरदस्ती ली जा रही थी, एक कॉर्पोरेट हाउस
को मदद करने के लिए, वेदांता ग्रुप को मदद करने के लिए, उसके लिए राहुल गांधी जी के ऑफिस से कहा गया कि देखें। तो यहां समझिए कि कोई भी नेता के पास, जब राहुल जी खुद ओडिशा गए थे, वहां ट्राइबल्स ने राहुल जी को अप्रोच किया था, उनसे गुहार लगाई थी कि उनकी जमीन को बचाया जाए, उनके फॉरेस्ट राइट्स को बचाया जाए, एनवायरनमेंट को बचाया जाए। और अगर राहुल जी ने उनको वादा किया था कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी ट्राइबल्स के साथ, और उस विचार को अगर व्यक्त किया, तो क्या उन्होंने गलत किया? क्या उन्होंने ये गलत किया कि वेदांता को गरीबों की भूमि को छीनने नहीं दिया? क्या वहां राहुल गांधी गलत थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी आगे जाके सही ठहराया? तो क्या जयंती जी ये कहना चाह रही हैं कि राहुल गांधी जी ने गलत किया ट्राइबल्स को उनका अधिकार दिला के? क्या ये कहना चाह रही हैं जयंती नटराजन जी? और मुझे तो आश्चर्य होता है और हास्यास्पद लगता है, जो बीजेपी, जयंती नटराजन जब मंत्री थी, प्रधानमंत्री बनना चाहते थे मोदी जी अपनी सभाओं में जयंती टैक्स की बात करते थे कि कोई भी प्रोजेक्ट को पास करने के लिए जयंती टैक्स लगता है, और जयंती नटराजन पे आरोप लगाते थे। आज वही पूरी बीजेपी उनके संरक्षण में खड़ी है। ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, और साफ तौर पे ये दर्शाता है कि जयंती नटराजन जी को तब अगर कोई ऑब्जेक्शन था तो वो तब क्यों नहीं बोली? साल भर बाद उनका मुंह खोलना और इस तरह के आरोप लगाना, झूठ बोलना, साफ तौर पे ये दर्शाता है कि उनका कोई मोटिव है, उनके कोई किसी को वो खुश करने के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं। शोभा जी, सच्चाई तो ये है कि आप लाख इसे सामान्य बात बताकर या फिर टाइमिंग पर सवाल खड़े कर ढक्कन लगाने की कोशिश करें। ये वही महिला है जो उस वक्त राजीव गांधी के साथ मौजूद थी, जिसने लगभग 4 दशक तक कांग्रेस पार्टी में काम किया है, और किस तरह से वो रही हैं इसको आप भी जानती हैं, और शायद आप जैसे लोग जो जरा बाद में आए हैं उतना ना भी समझते हों, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो समझते होंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि सिर्फ उनके देख लीजिए, इसको कर लीजिए से ऐसी नौबत नहीं आती कि वो इस्तीफा दे। अंबानी की फाइल पहले खो गई, फिर बाथरूम में मिली, बहुत गंभीर आरोप है ये, और आपको इसका अंदाजा है कि ये साफ इशारा करते हैं कि यूपीए 2 कौन चला रहा था? क्या राहुल गांधी के हाथ में रिमोट होता था? कहीं भी बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी हो चाहे सोनिया गांधी हो, हमारी पार्टी में कभी भी सरकारी काम में किसी ने भी इंटरफेयर नहीं किया, पर क्योंकि वो कांग्रेस के नेता थे, अगर कोई गरीब आके उनके पास गुहार लगाएगा, चलिए फिर आप ही समझा दीजिए। जो भी प्रोजेक्ट्स की जयंती जी नहीं, मैं एक बात आप सुन लीजिए पहले पूरी, कि जो जयंती नटराजन जी जो भी प्रोजेक्ट्स की बात कर रही है, वो अडानी की प्रोजेक्ट की बात कर रही है, वो वेदांता की बात कर रही है, वो निर्मा के प्रोजेक्ट की बात कर रही, यहाँ कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचाने की बात कर रही, गरीबों के लिए अगर किसी ने गरीबों ने गुहार लगाई। एक सेकंड शोभा जी, ठीक है, आप ही की तरफ पर मेरा एक सवाल है, आप ही के तर्क पर मेरा एक सवाल है। एक सेकंड शोभा जी, अरे थोड़ी दूसरी की भी बात सुनिए। शोभा जी, सवाल ये है, अगर आपका तर्क सही है तो फिर यही है ना, राहुल गांधी तय करते थे कि सरकार की नीति क्या होगी, मंत्री खुद अपने फैसले, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। आप खुद कह रही हैं कि वो लोगों की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए ये करा रहे थे। अगर लोग तो फिर कहिए कि हाँ, राहुल गांधी ने किसानों की भलाई में ये मंत्री पर दबाव डाला, तो उन्होंने क्या गलत कहा? देखिए, अगर वो कांग्रेस के नेता हैं और लोग उनके पास आके गुहार लगाते हैं, उनकी बात अगर उन्हें मंत्री तक पहुंचाई गरीबों के अधिकार के लिए, ट्राइबल्स के अधिकार के लिए, तो क्या गलत किया उन्होंने? अगर उन्होंने उनकी बात पहुंचाई, कहीं भी जयंती ये नहीं कह रही हैं, उनका पत्र आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ये कुल मिला के बीजेपी और ऐसी ताकतें जो कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ खड़ी रहती हैं, जो गरीबों के विरोधी हैं, जो कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वो इस बात को उठा रहे हैं। आप जयंती का लेटर बहुत ध्यान से पढ़िए, उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी ओडिशा गए थे और वहां ट्राइबल्स उनसे मिले थे, और राहुल गांधी ने वहां ट्राइबल्स को कहा था कि आपका एक सिपाही दिल्ली में है जो आपकी हक की लड़ाई लड़ेगा, और को उन्होंने अगर मंत्री के संज्ञान में लाया तो क्या गलत किया? उन्होंने किसी कॉर्पोरेट को तो फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया, या किसी कॉर्पोरेट हाउस जो आज चल रहा है, आज की सरकार कॉर्पोरेट की सरकार है, आज की सरकार अडानी की सरकार है, आज की सरकार सब जानते हैं कि बीजेपी वो सरकार है जो इन कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा पहुंचानी चाहता है, चाहे उसके साथ उनको एनवायरमेंट को मारना पड़े, चाहे गरीबों के हक अधिकारों को मारना पड़े, चाहे फॉरेस्ट राइट्स को खत्म करना पड़े। कांग्रेस की वो सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये इशू उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले जो जयंती टैक्स की बात करती थी, आज मुझे हंसी आ रही है
कि वो भारतीय जनता पार्टी टैक्स काट कौन रहा था ये अब पता चल रहा है ना, टैक्स कौन काट रहा था ये अब पता चल रहा है। 2 पावर सेंटर्स की बात तो आप ही के दिग्विजय सिंह साहब पहले कर चुके हैं। जरा एक सेकंड ठहर कर, आप अपनी बातों को दोहरा रही हैं हर जवाब में। मेरा सवाल आपसे बहुत स्पष्ट है। कुछ दिनों पहले तक जयंती नटराजन अच्छी थी, कुछ दिनों पहले तक जिस तरह की बात सामने आ रही है वो साफ कह रही है कि उन पर दबाव था और इसीलिए वो इस्तीफा दे रही हैं। आप क्या जानती हैं उनके काम के बारे में? आप क्या जानती हैं कांग्रेस में जो उनका योगदान रहा है? कि जयंती नटराजन ऐसी नौबत क्यों आई? को दबाव सरकार, देखिए जयंती नटराजन को क्या दबाव सरकार के जाने के 1 साल बाद आया या ये रियलाइजेशन 1 साल बाद आया? यहाँ साफ तौर पे ये नजर आता है कि वो अवसरवादी हैं, वो आज समझ रही हैं कि कांग्रेस विपक्ष में है, संघर्ष का समय है। और जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 5 बार राज्यसभा दी है, जिस कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 10 साल प्रवक्ता बना के रखा है, आज वो केवल और जब हटाया पद के बाहर नहीं और इस तरह की बात करती तो ये उनके व्यक्तित्व और जब प्रकाश डाल रहा है कि किस तरह का व्यक्तित्व उनका, किस तरह का माइंडसेट उनका और किस तरह वो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों के हाथ में खेल रही हैं। और जब हटाया तो इस तरह से हटाया, वो कह रही हैं पूरी तरह से उनको नकार दिया गया जिसकी वजह से वो ये इस्तीफा दे रही है। हटाए भी उन्हें साल भर हो गया, तो इस साल भर में ये रियलाइजेशन उन्हें अब आया है। संबित पात्रा जी, एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब दीजिएगा, वक्त ब्रेक का हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह से मुलाकात उनकी हुई थी, क्या हम माने कि अब भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टी के तमाम नेताओं को एक तरह से पोचिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं उसमें लगी हुई है? देखिए अंजना जी, मैं अभी सुन रहा था कि कांग्रेस की प्रवक्ता भी कह रही हैं कि अब जो जयंती नटराजन है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रही है। अब तो भगवान बचाए कांग्रेस को। अगर ऐसा हो रहा है कि इनके सबसे तमाम बड़े बड़े लोग जो कि इनके पार्टी के फ्रंट रनिंग लीडर्स थे, लीडर्स ही नहीं जो परिवार ही कांग्रेस का रीढ़ की हड्डी था, अगर वो हमारे हाथों पे खेलने लगे तो वो दिन भी दूर नहीं जब राहुल जी और सोनिया जी भी हमारे पास ही आ जाएंगे। तो फिर इनको उसकी चिंता करनी चाहिए। जो अपने परिवार को ही, अपने कुनबे को ही बना के नहीं रख सकता है। और ये बीच ये फ्रस्ट्रेशन, शोभा जी, ये फ्रस्ट्रेशन बाद में दिखाइएगा। ये फ्रस्ट्रेशन ये आपके पार्टी नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन बाद में दिखाइएगा। शोभा जी, आपके पार्टी के अंदर की लड़ाई है, हम तो केवल सच्चाई बता रहे हैं। एक मिनट शोभा जी, एक मिनट। ये फ्रस्ट्रेशन, ये आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, हमें पता है। तमाम लोग छोड़ के जा रहे हैं। इतना मत चिल्लाइए शोभा जी। हो सकता है कल को आपको भी कुछ पत्र लिखना हो सकता है कल को आपको भी कुछ खुलासा करना हो। थोड़ा सा बचा के रखिए। नहीं, आप वो डोर थोड़ा खोल के रखिए शोभा जी। आजकल उस डोर से हर कोई निकल रहा है। हो सकता है कल को आपको भी आना पड़े, इसलिए इतने जोर से बचाव मत करिए राहुल जी का। आराम से करिए, आराम से करिए। कल को आपको भी आना पड़ जाए, छोड़ना पड़ जाए, जाना पड़ जाए, उसकी गुंजाइश भी रख के करिए। एक सेकंड, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। ये एक साथ बोलने पर दर्शक सुन नहीं पाते हैं। संबित पात्रा जी और शोभा ओझा जी, खास तौर पर आपसे निवेदन है, एक करके बोलने पर ही जनता सुन पाती। एक के बाद एक सब नाम सामने आ रहे हैं और बगावत के सुर जिसका सामना अब कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार टाइमिंग का जिक्र कर रही है। और इसीलिए संबित पात्रा जी, मेरा सवाल आपसे यही है, मैं चाहती हूं ये जयंती टैक्स कहकर जो छेड़ते थे या फिर कह लीजिए आरोप लगाते थे या जिस तरह से प्रहार करते थे कांग्रेस पार्टी पर नरेंद्र मोदी जी, अब उस पर क्या स्टैंड है आपका? नहीं, जयंती टैक्स तो आज भी हम कायम है अपने शब्द पे। जयंती टैक्स था, जयंती टैक्स है, मगर द टैक्स मैन वॉज राहुल गांधी। आज पता चला है कि हु वॉज द टैक्स मैन। जो टैक्स लेवी करते थे वो राहुल गांधी करते थे, वसूली तो जयंती नटराजन करती थी। बस ये बीच में कौन बोलता है? ये बीच में कौन बोलता है इतना फ्रस्ट्रेटेड होकर? मैं तो किसी के बीच में नहीं बोलता था। नहीं, ये शोभा जी, देखिए आप महिला है, मैं ससम्मान आपसे कहूंगा। देखिए मैं आपसे ससम्मान रेस्पेक्टफुल में कहूंगा कि आप इतने फ्रस्ट्रेशन को एयर मत करिए। आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। शोभा जी, एक करके प्लीज। आप अडानी, वेदांता और निर्मा जैसे कॉर्पोरेट हाउसेज से टैक्स ले रहे हैं और उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। आपने बोल लिया शोभा जी, इतना फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं है। आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा, मगर बीच में मत बोलिए। संबित जी, इस पे जवाब दीजिए कि अडानी को फायदा कौन पहुंचा रहा है? अडानी को किसने गरीबों की जमीन लेके गुजरात में फायदा पहुंचाया? शोभा जी, यही दिक्कत है आपकी, आप गुजरात की राजनीति पर फौरन पहुंचती है और जो सवाल आपसे पूछा जाता है उस पर जवाब नहीं देती। आपसे निवेदन है, सविनय निवेदन है, बहस की गरिमा प्लीज बनाकर रखें। ब्रेक का वक्त हो जाता है बार बार। संबित पात्रा जी, जल्दी से आपका जवाब। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रही है? अमित शाह से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? देखिए, बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रही है।
ये अभिन्न विषय है, इस विषय से कोई मतलब नहीं है। इसका जवाब खुद जयंती नटराजन ने अपने पीसी में दिया। उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही हूं, मगर बड़ा विषय है कि कांग्रेस टूट रही है। आज एक एक करके कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, और शोभा जी इसलिए मैं कहता हूं आप भी धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बोलिए, क्या पता कल आपको जब निकलना पड़े तो फिर आपके पास भी तो अस्त्र होना चाहिए ना, क्योंकि हर कोई छोड़ने की होड़ में लगा हुआ है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इतनी नहीं राहुल। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संबित पात्रा जी, जल्दी से आपसे जवाब चाहती हूँ, अब संपर्क में है क्या, मतलब ये माने कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, आज जयंती नटराजन की जो चिट्ठी है, अगर उसका लब्बो लुबाब निकाला जाए तो कुल मिला के इतना है कि राहुल गांधी उस फैक्ट्री के सुपरवाइजर हैं जिस फैक्ट्री में पॉलिसी पैरालिसिस मैन्युफैक्चर होता था। ये आज सबसे बड़ा खुलासा है कि किसी प्रकार का लोकतंत्र, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन कांग्रेस, ये जयंती नटराजन जी ने कहा है। ये आज जो युद्ध हो रहा है ये कांग्रेस के अंदर हो रहा है। हम और हिंदुस्तान के तमाम देशवासी आज मूक दर्शक हैं। जब कांग्रेस एक्सपोज हो रही है हम देख रहे हैं। इसलिए विषय केवल इतना है कि कांग्रेस का हकीकत क्या है। देयर इज नथिंग अदर देन सफोकेशन इन कांग्रेस। ये खुद जयंती नटराजन कह रही है कि कांग्रेस में कुछ है तो सफोकेशन ही है और कुछ नहीं। करेंगे शोभा जी। संबित जी, आपसे जो प्रश्न बार बार एंकर कर रही हैं कि क्या अमित शाह से उनकी मीटिंग हुई या नहीं हुई, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप घुटन की बात कर रहे हैं, तो आप अपने पार्टी के अंदर का घुटन देख लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है बजाय कि दिल्ली के नेताओं को कितनी घुटन हो रही है जब आप बाहर। हमें इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन इस बीच जिस बड़े सवाल का सामना अब कांग्रेस पार्टी को करना है वो ये कि इतने पुराने नेता जो ऐसे वक्त पर रहे हैं उतार चढ़ाव के, अब क्यों दामन छोड़कर भाग रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।